नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के दोनों कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। क्लास 10th में पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमें दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दो ही चीज़ें पढ़नी है। पहला ये कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और सेकेंड ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसके जीरोस के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप चाहें तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बारे में हम क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, एग्जांपल के तौर पे हम लिखें तो एक्स वाई ए बी सी डी, इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, तो ये वेरिएबल कहलाते हैं। और कोफिशिएंट या इनको हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं कभी कभी। कांस्टेंट मतलब ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे कोई भी नंबर आ गया 1 2 3 8 9 10, कोई भी जो नंबर है वो कोफिशिएंट या उनको कांस्टेंट बोला जाता है। कांस्टेंट बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से मिलकर बने होते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा है 2x + 3y, और देख लेते हैं x² + 7y। इसमें हमने दो वेरिएबल का यूज़ करा है। अब हम जरूरी नहीं कि दो वेरिएबल्स का यूज़ करें, हम एक वेरिएबल्स का यूज़ करके भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा x² + x + 9, इसमें केवल एक ही वेरिएबल का यूज़ हुआ है, x² + 6x + 4। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप पर। तो पॉलिनोमियल्स का टाइप भी हम 9th क्लास में पढ़ते आए हैं। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, और क्यूबिक की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 3। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इनका। जैसे इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो मैंने लिखा जैसे 3x + 7। x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाता है। इसकी डिग्री 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जैसे x² + 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनकी डिग्री 3 होती है, जैसे मैंने लिखा x³ + 4x। इसकी देख पा रहे हैं आप, डिग्री हाईएस्ट 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाता है। तो ये हमने इनके टाइप देखे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन शायद क्लियर होगी आप सभी को, और ये इसके टाइप होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और कई बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जीरोस आखिर क्या होते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं 2x, या आसान कर देते हैं इसको, x + 7। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, अब हमें इसका जीरो बताना है। तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो बताना होता है तो उसके इक्वल हम क्या रखते हैं, 0। और x की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए बाकी जो भी बचा होता है उसको ट्रांसपोज कर देते हैं अदर साइड पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। मतलब इस जो पॉलिनोमियल का जो जीरो हो जाएगा वो -7 हो जाएगा। जीरो का केवल इतना मतलब होता है इस x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। तो देख पा रहे हैं कि अगर हमने -7 रख दिया +7 के साथ, तो ये इसको जीरो कर देगा। तो जीरो का मतलब केवल इतना होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरो आएंगे। इससे पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल होगा इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, पता चल रहा है 2। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। और क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल हमारे पास होगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3। आसान लैंग्वेज में कहें तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके जीरोस की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल जो अभी हमने पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, तो 0 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, तो इसके 0 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3, तो इसके 0 3। तो ये तो कुछ बेसिक्स था, हमने पॉलिनोमियल के बारे में देखा। अब देखते हैं
आज का हमारा पहला टॉपिक, इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करें तो हमें वो ग्राफ कैसे देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। x प्लस थ्री, जैसे ये है, इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। मैंने माना कि जो x प्लस थ्री है वो किसी और वेरिएबल y के इक्वल में है। अगर इसकी हम टेबल बनाना चाहें, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल से ग्राफ बनाना है तो उसकी हमें टेबल बनानी होती है, और टेबल में कम से कम दो वैल्यू लेनी होती हैं, x के लिए या y के लिए। तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम y लिख लेते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस थ्री विच इज़ 4। अगर मैंने इसकी जगह x की जगह 1 पुट करा होता तो y की वैल्यू हमें 4 मिल जाती, और अगर मैंने x की जगह 2 पुट करा होता, यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको ग्राफ पर बना के देखते हैं ज़रा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट है 1 4, x पे 1 लेना है, y पे 4 जाना है, मतलब ये पहला पॉइंट आ गया अपना। दूसरा पॉइंट होगा x पे 2 और y पे 5, x पे 2 और y पे 5, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अगर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए तो देख पा रहे हैं एक लाइन बनती हुई आ रही है। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा वो लाइन के फॉर्म में आएगा। ये एक एग्जांपल के लिए था, अब मैं आपको इसके बाद ग्राफ नहीं बनाऊंगा, बस सीधा बताऊंगा। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ आएगा वो लाइन के फॉर्म में आएगा। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। हो सकता है आपने ये टर्म पहली बार सुना हो, लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे पैराबोला आखिर होता क्या है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और मैंने ले लिया प्लस का 6। अगर मैं इसकी ज़ीरो निकालना चाहूँ, इसके अगर मैंने ज़ीरो निकाले तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। 9th क्लास में सीख के आए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, 3 2 जा 6 होता है, और प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस 3। एक्स माइनस 3 एक बार फिर से कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह कॉमन है, और x माइनस 2 बचा रहेगा। ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो x माइनस 3 को अगर हमने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और x माइनस 2 को मैंने अगर 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यहाँ पे हमें 2 0 देखने मिल रहे हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की संख्या कितनी होती है, 2। अगर इसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ऊपर की तरफ ये जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी 2, और एक जो ये वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी 3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप ऐसे बनता है। ये कहीं भी आ सकता है। ये इस इक्वेशन के लिए अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमें दो जगह काटते हुए दिखेगा, एक x इजिकल्स टू 2 पर और एक x इजिकल्स टू 3 पर। ये जो शेप बना हुआ है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक फॉर्म में होता है। वो कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। तो ये जो पैराबोला है वो ग्राफ पर कहीं भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये बातें समझ में आई कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक लाइन के फॉर्म में होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। क्यूबिक का और देख लेते हैं। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है। जैसे मुझे एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना होगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, शायद ये थोड़ा सा रॉन्ग बन गया, इसको ऐसे समझते हैं, ये ऐसे आएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये सब बातें समझाने का मेरा मकसद ये था कि अब हमें एक्सरसाइज जो 10th की एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है उसके हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें कुछ ग्राफ देखने को मिलते हैं, और एक क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में है। कोई भी इक्वेशन जो y इज इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में होता है, जैसे अभी अपन ने लिया था, ये इक्वेशन लिया था, ये पूरा x के फॉर्म में है, और इसको अगर हमने y के इक्वल ले लिया तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल होता है जो y इज इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में होता है तो हमें उसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, वो भी केवल ग्राफ को देखकर।
हमें ये सब ग्राफ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी भी पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ बनाना आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस मैंने ये सब आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि जो ग्राफ बने होते हैं वो कैसे आते हैं, बनते कैसे हैं। अगर कोई भी हमें ग्राफ बना हुआ आता है उसमें हमेशा ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब सपोज करो कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है, सपोज करो ऐसे ग्राफ बना हुआ है और हमसे पूछ लिया जाए इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस बताएं, किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस बताएं जो कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जो बोल सकते हैं कोई भी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में है। तो हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ जा रहा है वो x को कितनी बार काट रहा है। ये x की लाइन है तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो x को कितनी जगह पॉइंट आउट कर रहा है, कितनी जगह क्रॉस कर रहा है, केवल एक। तो इस ग्राफ का जो जीरो हो जाएगा, इस ग्राफ के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 1 होगा। अब ये कितनी भी जगह काट सकता है और ये ग्राफ कैसे भी हो सकता है। सपोज करो मैंने इस ग्राफ को फिर से भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मैंने ऐसे बना दिया। अब देख पा रहे होंगे ये जो ग्राफ जा रहा है वो 1 2 3, मतलब इस ग्राफ, ये जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह क्रॉस कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 3। अगर नंबर ऑफ जीरोस 1 है तो आप देख के बता सकते हैं ये किस तरीके का इक्वेशन बनेगा, इससे ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। और अगर ये 3 जगह काट रहा है मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होगा। ये डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल इतना बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले। ठीक है, एक आध और कर लेते हैं। y और ये x, ठीक। ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ये टच कर रहा है इसको, ठीक। अगर ये टच कर रहा है तो इसको एक बार काउंट करेंगे तो 1 2 और 3। ये ग्राफ x को फिर से कितनी बार क्रॉस कर रहा है 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फिर से 3 हो जाएंगे। मतलब ये जो ग्राफ बना होगा वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना होगा। चलिए ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे ग्राफ्स हैं मैंने y इज इक्वल्स टू पी एक्स के लिए बनाए हैं। अगर मैंने इसको चेंज करके x इज इक्वल्स टू पी वाई लिख दिया होता, जैसे मैंने लिख दिया होता कि जो अपना पॉलिनोमियल है वो x इज इक्वल्स टू पी वाई के फॉर्म में है, तो अब हमें चेक करना है कि वो y को कितने जगह क्रॉस करता है। मतलब अगर मैंने ग्राफ बनाया ये y और ये x, y हमेशा ऊपर ही होता है ग्राफ में और x हमेशा नीचे ही होता है। अगर अब मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया तो अब हमें ये चेक नहीं करना कि ये x को कितनी जगह क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अब x इज इक्वल्स टू पी वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हमें चेक करना है ये y को कितनी जगह क्रॉस कर रहा है। तो ये y को केवल 1 एक जगह क्रॉस कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। तो हमें इन पे ध्यान देना है। अगर x इज इक्वल्स टू पी वाई लिखा है मतलब जो बाद वाला टर्म है पी वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें उसको चेक करना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे y लिखा हुआ है तो हम चेक करेंगे कि वो y को कितनी जगह क्रॉस कर रहा है। अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हम चेक करेंगे कि वो x को कितनी जगह क्रॉस कर रहा है। तो ये हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। और पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ हमें दे दिया जाए, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें ग्राफ पता है तो क्या हम उसका नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ जीरोस बता दिए मतलब ये भी बता पाएंगे कि ये किस तरीके का इक्वेशन होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये तो बेसिक बातें थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं। अभी तक हमने जितना समझा इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप चाहे तो 2.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं और कौन ये नंबर ऑफ जीरोस क्या कहलाते हैं। ठीक, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी हो 2, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन सॉल्व किया था x² माइनस 5x प्लस 6। इसको अगर मैंने 0 के बराबर रख दिया तो x की मैंने 2 वैल्यू निकाली थी। x की वैल्यू एक 3 आई थी और x की वैल्यू एक 3 आई थी, एक 2 आई थी। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं। इसके जीरोस अगर पूछा जाए कि इस इक्वेशन के जीरोस कितने हैं तो 3 और 2, ये इसके जीरोस आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कोफिशिएंट की।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी भी इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? ए। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? बी। यहाँ पे एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? -5, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। और सी के साथ जो लिखा हुआ है, जो सी की जगह नंबर लिखा हुआ है, वो सी की जगह नंबर आएगा, वो क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखें कि इस इक्वेशन में कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, जो कि फिर मतलब क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ठीक, तो ये बातें समझ में आई होंगी कि किसी भी इक्वेशन के जीरोस कैसे निकालते हैं और किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं। ठीक, चलिए अब यहां पे हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic equation। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो जैसे 2 जीरो निकले, एक 3 और एक 2, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 3 मानी और बीटा की वैल्यू क्या मानी मैंने? 2। हमेशा हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही लेंगे, पहले वाले रूट को अल्फा मान लेंगे, बीटा सेकेंड वाले रूट को बीटा मान लेते हैं। इनका जो क्रम है वो चेंज कर सकते हैं, आप अल्फा की वैल्यू भी 2 ले सकते हैं और बीटा की वैल्यू भी 3 ले सकते हैं। तो इनका जो रिलेशन होता है वो ये होता है, जो अल्फा प्लस बीटा आता है वो हमेशा -b/a के बराबर आता है, और जो अल्फा इंटू बीटा आता है वो c/a के बराबर होता है। आप चेक कर सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी? 3। बीटा की वैल्यू कितनी? 2। -b/a, ध्यान रखना ये जो माइनस है वो इसी में लगा हुआ है, तो माइनस रखेंगे। बी की वैल्यू कितनी है? -5, तो बी की वैल्यू होती है -5, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। 3 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5। तो देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर आ गई, मतलब ये सेटिस्फाई कर जाता है अपना। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 3 इंटू 2, सी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 1, 3 2 6 = 6। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा मतलब जीरोस निकालने पर -b/a के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब अपन ने रूट्स निकालने में कोई गलती करी है, या हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करी है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो हमारे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम दोनों रूट निकाल पाते हैं तो उसका कंपैरिजन इसके कोफिशिएंट के साथ, इसका जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ ये होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a। ठीक है, एक और बात, एक और बेसिक सी बात डिस्कस करते हैं। जैसे हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स दिए हैं, सम ऑफ रूट्स, इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा से अगर रिप्रेजेंट करना चाहा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि हम इस क्वेश्चन से पहले निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 6। अगर इसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें तो जो इक्वेशन बन जाएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, वो बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना। मतलब अगर हमें सम ऑफ रूट्स दे दिए जाएं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिए जाएं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता पाएंगे बिना किसी और इन्फॉर्मेशन के। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया जा सकता है। इसमें रख के देखते हैं, एक्स की वैल्यू तो कुछ नहीं है, x² है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 अभी निकाली थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 5। यहाँ पे 5 रख देते हैं, पीछे क्या है? x, और प्लस क्या है? 6 = 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो किसी भी इक्वेशन को अगर हमें पता करना है तो हमें केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, उसके सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए।
ठीक है, तो हमने इस मतलब अभी तक देखा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो उसकी हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिसका प्रोडक्ट करने पर 8 आ जाए, मतलब 4 2 ज़ा 8, और माइनस करने पर 2 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर, ये 2 कैसे आएगा? 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, x बाहर रहेगा, माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में x का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स, यहाँ इन दोनों को देख लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x माइनस का 4। इन दोनों में से +2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x। 8 में से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, ले लिया, बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। ना, अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। पहले किससे कंपेयर करना होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो x स्क्वायर के साथ होगा, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 8। अब वेरीफाई करते हैं, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। होता क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली? 4। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली? इसको अल्फा मान लेते हैं पहले रूट को, और इसको मान लेते हैं बीटा, -2। इसकी वैल्यू आई -2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का माइनस है। बीटा की बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखें -2 है, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस कट गया तो क्या आ जाएगा? 2। तो ये पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, सॉरी होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। c कितना था? -8, और ए कितना था? 1। 4 2 ज़ा होता है -8, और यहाँ पे भी आ गया -8। तो ये ऐसे पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3। हमें सॉल्व करना है कि इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इन दोनों से। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सम ऑफ जीरोस है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? इक्वल टू में 0 लगा लेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? √2, साथ में x आ जाएगा, और प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है? प्लस का 1/3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम एक बात देखें, अपॉन में 3 लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम सारे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3√2x, और अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप चाहें तो ये आंसर लेके आ सकते हैं, और अगर ये आंसर नहीं लिखना है तो आप यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हैं, वो दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4u स्क्वायर प्लस का 8u। अब यहाँ पे जब हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने जाते हैं तो a की वैल्यू कितनी मिलती है? 4। b की वैल्यू कितनी मिलती है? 8। x के साथ 8 लिखा हुआ है, मतलब u के फॉर्म में दिया हुआ है ये इक्वेशन, लेकिन c की वैल्यू हमें कुछ देखने के नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे c वाला कोई टर्म है ही नहीं। तो इसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को जिसमें c वाला टर्म नहीं होता है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से हमने 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचा? u, और यहाँ से बचता है 8 इज इक्वल्स टू 0। तो पहली बार जो है 4u को बराबर हम 0 के रख देंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, मतलब जो पहला रूट है वो 0 आ गया, और अगर u प्लस 8 को मैंने 0 के बराबर रख दिया तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -8। अगर अब हम चाहें तो सीधा वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता कितना है? -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू है -8, तो 0 -8, और यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी है? 8, और e की वैल्यू है 1, तो ये आ गया -8, और यहाँ पे तो -8 है ही, तो -8 इज इक्वल्स टू -8। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है? -8।
8 और यहाँ पे C कितना है 0 और अपॉन में A 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 था, शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जब हम 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, सॉरी जब 2 बच जाएगा तो यहाँ पे u प्लस 2 आ जाएगा विच इज़ -2, सॉरी तो सेकंड जो रूट हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन -2, 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे भी ऑलरेडी -2 है ही, सॉरी। और यहाँ पे जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने। 4u से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से u बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा, और 4u की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू भी 0 आ गई, और u प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो u बराबर आ गया -2, मतलब सेकंड रूट जो -2 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 -2, ये -2 आ जाएगा, और -b/a मतलब 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी -2 आ जाएगा। ठीक, तो शायद आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो NCERT के सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू।